हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांशु राजपूत एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग क्लास ऑफ हिंदी। तो इस हिंदी की इस महा क्लास में आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और जो भाई बहन इस चैनल पर नया आया है मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं और जो मुझे नहीं जानता मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन किया है। तो आप सभी भाई बहनों को मैं आज की क्लास में जीवन परिचय का जो साहित्यिक परिचय का जो डर है वो खत्म करने वाला हूँ। क्लास 12 हिंदी के अंदर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दो साहित्यिक परिचय आते हैं। पहला आता है लेखक का और दूसरा आता है कवि का। तो कवि और लेखक दोनों के साहित्यिक परिचय आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में मैं आपको लेखक का जो साहित्यिक परिचय है वो कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवि के साहित्यिक परिचय करा दूंगा और साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं को भी डिस्कस करूंगा। अगर आपने केवल 4 महीनों में, केवल इन बचे हुए 4 महीनों में इन 3 जीवन परिचय को, इन 3 साहित्यिक परिचय को तैयार कर लिया तो आपका काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं, आपका काम दौड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो साहित्यिक परिचय बताऊंगा वो बताऊंगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसके बाद प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। अगर आप केवल तीन साहित्यिक परिचय तैयार कर लेते हैं तो 100% आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से साहित्यिक परिचय आएंगे। तो आज की इस छोटी सी 10 से 15 मिनट की क्लास के अंदर आप जीवन परिचय का जो डर है वो खत्म कर सकते हैं और अपने 5 से 10 नंबर तक यहां से सिक्योर कर सकते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो हमारा जो आज पहला जो हमारा साहित्यिक परिचय होगा वो होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कौन है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप जो हमारे लेखक हैं, लेखक का नाम लिखेंगे, उसके बाद 2 लाइंस छोड़ेंगे और यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे जो कि होगा संक्षिप्त परिचय का। आपको आपकी स्क्रीन पर संक्षिप्त परिचय दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। आइए मैं आपको इसका संक्षिप्त परिचय के साथ साथ आपको ये पूरा विस्तार में कैसे लिखना है। संक्षिप्त परिचय तो आप बॉक्स बनाकर लिख दोगे, लेकिन पूरा विस्तार में कैसे लिखना है और बिल्कुल साधारण शब्दों में कैसे लिखना है ये दिखाता हूं मैं आपको। तो क्या लिखना है कि भारतीय संस्कृति व पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904, कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। याद रखना, जन्म और जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। और एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पूरा जीवन परिचय कभी नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर को केवल आपकी ही कॉपी चेक नहीं करनी है, क्योंकि मैं क्लास 12 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं तो मुझे पता है कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है। मेरे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, एग्जामिनर आपका पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हो तो इन चीज़ों को हाईलाइट करो, मतलब उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, पिता का नाम, माता का नाम, जो आप उनको बताना चाहते हो उसको हाईलाइट कर दो, उसको ब्लैक पेन से लिख दो। इससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा और पूरे 5 में 5 नंबर आपको दे देगा। तो क्या लिखा है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था, तो मेरठ जिला है और मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सिंपल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद, तो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय होता है जो कि वाराणसी में है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक का मतलब होता है बीए की, इन्होंने बीए या बीएससी की, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन की, स्नातक की, और स्नातक करने के बाद इन्होंने एमए की। अब एमए और पीएचडी भी इन्होंने की थी। किसने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। इन्होंने बीए भी की, एमए भी की, पीएचडी भी की, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। जो इन्होंने बीए की थी, जो स्नातक इन्होंने की थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की थी, लेकिन एमए और पीएचडी जो थी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो क्या लिखा है कि बाद में एमए तथा पीएचडी की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से, इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और उनके साहित्यों का गहन अध्ययन किया। इसका मतलब क्या है, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और उनके लिटरेचर को, उनके साहित्यों को पढ़ा, कैसे क्या भाषाएं होती हैं, उनका मूल आधार क्या होता है वो। तो इन्होंने पाली एक भाषा होती है, तो पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने अध्ययन किया और उनके साहित्यों को भी पढ़ा, बहुत मजे से इन्होंने साहित्यों को भी पढ़ा। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के
भारतीय महाविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। किस विभाग के? इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और भाषाओं के ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। मतलब इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अपनी बीए की और उसी स्कूल के एक अटैचमेंट स्कूल था भारतीय महाविद्यालय में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, वो भी इतिहास विभाग का अध्यक्ष पद। ठीक है। अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के, जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अध्यक्ष भी रहे। तो ये दो जगह के अध्यक्ष रहे, पहले भारतीय महाविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे और दूसरे हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय के ही अध्यक्ष रहे। तो याद रखना। और ये कहां पर? राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूजियम के भी अध्यक्ष रहे, याद रखना। हिंदी जगत का चमकता सितारा। अब लास्ट में क्या लिखना है कि जो ये बहुत बड़े चमकते हुए सितारे थे। चमकते हुए सितारे का मतलब ये नहीं कि इनके शरीर से लाइट निकलती थी, इनकी प्रतिभा थी, इनकी मतलब ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति थे कि इन्होंने हिंदी में बहुत सारा काम किया, हिंदी के इतिहास में बहुत काम किया, हिंदी में बहुत योगदान दिया। मतलब इन्होंने बहुत सारी भाषाओं को पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हिंदी में लिखे, जैसे कि हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, बहुत बेहतरीन चैप्टर जो है हमारा राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ही हमें लिख के दिया है। तो ये बहुत अच्छे हिंदी के लेखक भी थे, इसीलिए हिंदी का ये चमकते सितारे हैं। तो हिंदी का चमकता सितारा सन 1967 ईस्वी में अपनी किरणों को समेटकर सदैव के लिए अस्त हो गया। मतलब उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया। कब? 1967 ईस्वी में उनका निधन हो गया, उनका देहावसान हो गया। मतलब जो ये चमकता हुआ सितारा था वो अस्त हो गया, मतलब उसको वो अस्त हो गया। ठीक है। और अपनी किरणों को समेटकर सदैव के लिए अस्त हो गया। और रचनाएं इनकी याद रखना, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में रचनाएं भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना जीवन परिचय। 2 नंबर की रचनाएं आती हैं जितना साहित्यिक परिचय बोल दो। अब मैं आपको बता दूं साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर क्या होता है। सुन लो, साहित्यिक परिचय क्या होता है, उसमें जीवन परिचय तो उसके अंदर इंक्लूड होता ही है, लेकिन उसमें थोड़ा साहित्य के विषय में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, साहित्यिक योगदान बताया जाता है साहित्यिक परिचय में। लेकिन वहीं जो जीवन परिचय होता है वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होता है, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन जो है वो सभी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, उनके में साहित्यिक परिचय आएगा, ना कि जीवन परिचय। तो साहित्यिक परिचय ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। तो इनकी रचनाएं क्या है, जैसे कि भारत की एकता इनकी एक प्रमुख रचना है, उसके बाद माता भूमि इनकी एक प्रमुख रचना है, उसके बाद भाग्यधारा जो इनकी प्रमुख रचना है। तो केवल आप 3 रचना याद रखना और लिखने को आप 2 लिख देना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 3 लिख देना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना होगा। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका टाइम दूंगा और अब मैं बढ़ूंगा हमारे दूसरे नंबर के साहित्यिक परिचय की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे दूसरे नंबर का जीवन परिचय, जो कि होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अभी हम देख चुके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आज की क्लास में केवल 3 साहित्यिक परिचय आपको कराऊंगा और तीनों साहित्यिक परिचय करने के बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जो साहित्यिक परिचय आपको दिखाई दे रहा है, साहित्यिक परिचय जो हमारा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय लिखोगे तो उसके साथ साथ आप एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय भी लिखोगे, ये जरूरी होता है लिखना, जिससे आपके नंबर बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। इसमें क्या लिखना है आपको कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो बहुत बड़े निबंधकार हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं और बहुत बड़े निबंधकार भी हैं। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार या आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है दुबे का छपरा गांव, दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद संस्कृत तथा ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। मतलब इनके पिताजी जो थे बहुत ज्योतिषाचार्य थे, तो इन्हें संस्कृत और ज्योतिष का जो ज्ञान था इनके पापा ने, इनके पिताजी ने इनको दे दिया। पिताजी का नाम क्या था? याद रखना, अनमोल दुबे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिताजी का नाम था अनमोल दुबे, याद रखना इस चीज को। सन 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1930 में, डेट याद रखना, सन याद रखना, 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, याद रखना। फिर उसके बाद लिखना है आपको
1949 ईस्वी 1947 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। किससे? डी.लिट्स की। तो किसने इनको दी? लखनऊ विश्वविद्यालय ने दी। किसने दी? लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इनको 1949 में डी.लिट्स की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया, इनका सम्मान किया। ठीक है, उसके बाद सन 1950 ईस्वी में, बिल्कुल डेट वाइज याद रखते चलना, सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे कब? 1950 ईस्वी में। कहां पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो साधारण तरीके से याद रखना, काशी सन 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। याद रखना, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। जो पद्म भूषण होता है एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो सन 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। हिंदी का यह चमकता सितारा सन 1979 ईस्वी में सदैव के लिए अस्त हो गया। 1979 ईस्वी में सदैव के लिए अस्त हो गया। मतलब इनका जो देहावसान था, जो इनकी मृत्यु थी, वो कब हुई थी? 1979 में इनकी जो इनका देहावसान हुआ था। मतलब जो चमकता सितारा था वो अस्त हो गया था। याद रखना, इनकी प्रमुख रचनाएं आप लोग याद रखोगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में साहित्यिक परिचय के साथ साथ वहां रचनाएं भी जरूरी होती हैं। कौन कौन सी रचना? कल्पलता आप याद रखोगे, उसके बाद कुटज याद रखोगे, अशोक के फूल। तो कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, 3 रचनाएं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखोगे। आलोक पर्व भी इनकी रचना है, तो आलोक पर्व भी आप याद रख सकते हो। ये सभी निबंध हैं और ये प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। निबंधकार मान लो इनको, उपन्यासकार मान लो, आलोचक मान लो, और बहुत बेहतरीन लेखक हैं। कौन? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हमारा हिंदी में पाठ भी है अशोक के फूल, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो आज की क्लास में हमने अभी पहले देखा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। अभी मैंने आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन साहित्यिक परिचय। तो अब मैं लास्ट में आपको तीसरे नंबर का बताने जा रहा हूं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। अगर आप केवल इन 3 साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हैं ना, तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि 2026 में 3 में से 1 आपका यहां से फंस जाएगा और आप 4 महीने में कम पढ़कर ज्यादा नंबर ला सकते हैं। यही होता है टॉपर बनने का सीक्रेट। तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे तीसरे नंबर के साहित्यिक परिचय की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर का साहित्यिक परिचय, जिसका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का एक सुंदर सा साहित्यिक परिचय। मैं आप सभी भाई बहनों के साथ शेयर करूंगा। ये जो साहित्यिक परिचय होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत आसान शब्दों में आप सीखने वाले हैं इसको। कैसे? साहित्यिक परिचय में आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसमें भी आप यहाँ पर केवल छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय बनाएंगे, एक बॉक्स के अंदर बनाएंगे और पूरी थ्योरी इस तरीके से लिखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हाईलाइट करेंगे। ठीक है? क्या लिखना कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में हुआ। डेट को याद रखना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 में हुआ। कहां पर हुआ? आंध्रा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ। याद रखना। और मेरा क्वेश्चन आप सभी भाई बहनों से ये है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है? तो क्या है? 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई। संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई। मतलब इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो तेलुगु भाषा में हुई और संस्कृत भाषा में हुई। याद रखना। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा हिंदी में प्राप्त की। देखो आप इस चीज को समझो, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ और आंध्र प्रदेश में कोई भी हिंदी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी ये हिंदी के अध्यक्ष रहे। इनके प्रदेश में वो भाषा कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उस भाषा के ये अध्यक्ष रहे। कितने गर्व की बात है, कितने प्राउड की बात है ये उनके लिए। तो हमारे लिए भी ये प्राउड की बात है कि श्रेष्ठ विचारक, ये बहुत अच्छे विचारक थे, श्रेष्ठ समालोचक थे और श्रेष्ठ निबंधकार थे। कौन? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। लगभग 30 सालों तक, मतलब लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी पद को इन्होंने सुशोभित किया। तो इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कहां पर? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे 30 सालों तक। कितने सालों तक? 30 वर्षों तक। याद रखना। और इन्होंने हिंदी तेलुगु साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन पर
पर्याप्त कार्य किया। मतलब हिंदी और तेलुगु, मतलब आपस में आप समझ सकते हैं कि तेलुगु को हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी को तेलुगु में ट्रांसलेट करना, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस चीज़ पर, याद रखना इस चीज़ को। साहित्यों में बहुत तुलनात्मक पर्याप्त काम किया। अहिंदी भाषी प्रदेश के होते हुए भी, मतलब इनका जो प्रदेश था आंध्र प्रदेश, वहाँ पर हिंदी नहीं होती है, तो अहिंदी प्रदेश मतलब हिंदी के बिना वाला प्रदेश होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का हिंदी भाषा पर एक अच्छा अधिकार था। मतलब हिंदी इनको बहुत अच्छी आती थी। अब कैसे आती है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत और कड़ा संघर्ष किया था भाई, तब इनको आई है। तो बहुत क्या है कि बहुत अच्छा अधिकार था। और 30 मार्च 2005 को ये चमकता सितारा हमारे बीच से चला गया, ये अस्त हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं याद रखना। देखो, इन्होंने मेनली लैंग्वेज प्रॉब्लम पर काम किया है कि हिंदी को तेलुगु में ट्रांसफर करो और तेलुगु को हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, भाषाओं की। इन्होंने भाषाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इनकी पहली रचना जो है कि दक्षिण की भाषाएं एवं उनका साहित्य, दक्षिण की भाषाएं एवं उनका साहित्य पहली रचना है। दूसरी रचना क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो दोनों रचनाओं को आप याद रखेंगे, पहली रचना दक्षिण की भाषाएं एवं उनका साहित्य, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो अगर आप दो रचनाओं को याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। और ये तीन जो मैंने साहित्यिक परिचय आप लोगों को बताए हैं, वासुदेव सर अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हो तो आपके 100% बोर्ड में एक यहाँ से फंस जाएगा। और क्लास शुरू से लेकर अंत तक किस भाई बहन ने देखी है और किसको मजा आया क्लास में, कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना ओपिनियन जरूर देना। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।